हाथों में संविधान, पैरों में हथियार और पुनर्जीवन के लिए फूलों से स्वागत। ये 3 तस्वीरों में आप इस पूरे संघर्ष को समझ सकते हैं कि जिन हाथों में पहले हथियार हुआ करता था वो अब पैरों के नीचे जमीन पर आ चुका है। उन हाथों में अब संविधान की कॉपी आ चुकी है और अब समाज जो है वो इस बदलाव के बाद फूल देकर उनका स्वागत कर रहा है। ये 3 तस्वीरों में समझिए कि कैसे ये बस्तर अब बदल रहा है और ये बदलते बस्तर की तस्वीर बहुत खास है जो मायने रखती है। और यही तस्वीर दर्शा रखी है, बता रखी है कि अब हम शांति की राह पर आगे निकल चुके हैं। संजय, शायद मुझसे ज्यादा अच्छे से आप इन तस्वीरों को बता सकते हैं। संजय। बिल्कुल, देखिए दीपेश, ये तस्वीरें बहुत ही खास है। ये पल जो है ये बहुत ही खास है। ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, बस्तर के वासी कर रहे थे। एक ऐसा वक्त जब नक्सलियों ने और सरकार ने एक मेज पर बैठकर कुछ वार्ता करके इस पूरी हिंसा को बंद किया है। ऐसे में जो अभी भी एक नक्सल संगठन जो जंगल में मौजूद होगा उस तक ये संदेश जाएगा कि एक रास्ता ये भी है, सिर्फ हथियारों के दम पर इस समस्या को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। अगर आपस में बातचीत की जाती तो ये समस्या भी खत्म की जा सकती थी। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ा संदेश आज बस्तर की इस ज़मीन से देने की कोशिश की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि नक्सल हिंसा जो बस्तर ही नहीं पूरे देश के लिए आंतरिक सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा थी, जिस नक्सल हिंसा के चलते इतनी बड़ी संख्या में हज़ारों लोगों की जान गई है, वो लोग अब वापस मुख्यधारा में लौट सकते हैं। एक मिनट, एक हमारे साथ कुछ बस्तर के लोग हैं। दादा, कहाँ से आए थे आप? बीजापुर जिले से। बीजापुर से जी। तो आज क्यों बुलाया था आप लोगों को? आप लोग ने क्या किया? हम लोग बुलाया कि मुख्यधारा से जुड़ने वाले नक्सली भाई लोगों को हम लोग समर्पित कर रहे हैं। तो आप लोग ने उन्हें गुलाब भी दिया नक्सलियों को? जी जी जी, गुलाब दिया। बीजापुर में कहाँ से हैं आप? बीजापुर भोपालपट्टनम से सर। भोपालपट्टनम, तो एक समय में वो भी बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, अभी भी है? अभी सिलेंडर थोड़ा कम हो गया सर, कम हुआ। तो आप लोग को विशेष तौर पे बुलाया गया था। अच्छा, ये बताइए, इससे संदेश क्या गया कि जो नक्सली वापस मुख्यधारा में लौट रहे हैं उसका आप लोग स्वागत करते हैं, यानी उन नक्सलियों का मुख्यधारा में स्वागत है? जी, स्वागत है सर, आना चाहिए और भी आना चाहिए, ऐसा स्वागत करना चाहिए। यार, आपकी उम्र बहुत है, आपने तो बहुत नक्सल हिंसा देखी होगी पहले, बहुत सारी घटनाएं देखी होगी। आज इतना बड़ा बदलाव देखकर कैसा लग रहा है आपको? जी जी, अच्छा लग रहा है सर। शांति वार्ता चाहते हैं हम लोग। आप लोग भी चाहते हैं कि शांति आए बस्तर में शांति आए। तो दादा, क्या नाम है आपका? गंगाधर खोरा। ये गंगाधर जी थे जो बीजापुर के भोपालपट्टनम इलाके के रहने वाले हैं। भोपालपट्टनम यानी कि बीजापुर का छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर, जो एक वक्त में नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था। बिल्कुल। उस ब्लॉक मुख्यालय तक जाना भी कई बार मुश्किल हो जाता था, नक्सल हिंसा वहाँ इतनी अधिक मजबूत थी। आज उस अंतिम छोर से लगभग वो 300 किलोमीटर दूर है, वहाँ से इन्हें बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि कुछ नक्सली ऐसे हैं जो उसी इलाके के, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ऐसे में गंगाधर जी के द्वारा इस बात को स्थापित किया गया, पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा, कि आप जब आज मुख्यधारा में लौटे हैं तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। हम आपको लाल गुलाब देकर आपका स्वागत करते हैं। ये हिंसा अगर आप छोड़ते हैं, वापस मुख्यधारा में लौटते हैं, तो हम आपका स्वागत करेंगे। जो बस्तर की जनता है वो आपका स्वागत करेगी, क्योंकि बस्तर की जनता भी अब चाहती है कि एक खून खराबा बंद हो। बिल्कुल, ये वही कारण है जिसने 25 सालों में वहाँ जो बदलाव को रखे गए उसका आम आदिवासी भी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, लेकिन छत्तीसगढ़ डीजीपी की भी रिएक्शन इस पूरे बदलाव को लेकर सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। उन्मूलन क्या, बस नक्सल दान देने के लिए जिस प्रकार की अपील नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। तो सुना आपने कि ये आप थोड़ा भ्रम की स्थिति थी। यही कारण है कि आप जब वे वापस आ रखेंगे तो जो बस्तरवासी हैं वो उनका स्वागत कर रखेंगे। लेकिन संजय, मैं एक और चीज समझना चाहूंगा, ये जो 200 की संख्या में जो नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, ये अभी कहां रहने वाले हैं? ये अपने अपने गांव में जाएंगे या फिर यहीं इन्हें रखा जाएगा? देखिए, जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनमें कुछ तेलंगाना के हैं, कुछ बस्तर के अलग अलग जिलों के हैं, कुछ नक्सली जो है आंध्र प्रदेश के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं। ऐसे में इन नक्सलियों को उनकी पुनर्वास पॉलिसी के तहत वो जो भी जीवन चाहते होंगे, क्योंकि देखिए मैं देख पा रहा था
नक्सल संगठन में जो लोग उनके सपोर्टर हैं, जो उनका शहरी सपोर्टर हैं, कई ऐसे पेजेस हैं जो सीधे तौर पे नक्सल संगठन को सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में लगातार अपनी टिप्पणियां करते हैं। वहाँ मैं एक बात देख रहा था कि रुपेश को किसी गद्दार के तौर पे देखा जा रहा है। वहाँ लगातार इस तरह की पोस्ट की जा रही थी कि रुपेश ने नक्सल संगठन को बहुत बड़ा धोखा दिया है। ऐसे में रुपेश की सुरक्षा भी अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब होगी। यही वजह है कि रुपेश को फिलहाल पुलिस अपने पास ही रखेगी। एक समय बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो रुपेश जैसा चाहेगा, सरकार ने अपनी पुनर्वास नीति में यही तय किया है कि जो भी नक्सली समर्पण करेगा वो जिस भी तरह की ज़िंदगी चाहता है वो ज़िंदगी उसे मिलेगी। यानी वो जहाँ बसना चाहता है वहाँ उसे पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा उसके लिए रोजगार के साधन स्थापित उपलब्ध कराए जाएंगे, जो एकमुश्त राशि उसे दी जाएगी। वो राशि तो है ही, इसके अलावा महीने में 10,000 या 15,000, 20,000 उसके कैडर के आधार पर जो राशि तय की गई है वो राशि भी उस नक्सली को दी जाएगी, ताकि वो नक्सली जो है वो एक बेहतर जीवन जी सके, सम्मान के साथ इस जो हमारी आम समाज जो है उसमें रह सके, क्योंकि उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। समझिए, एक नक्सली जो 30-35 साल से, रुपेश जैसा नक्सली जो नक्सल संगठन में है, लगभग 1990 के आसपास ये नक्सल संगठन में गया था। उसके बाद से लगातार 35 सालों से वो नक्सल संगठन का ही हिस्सा है। इस दौरान उसने लगातार अपना पूरा जीवन जो है वो जंगलों में बिताया। ऐसे में आज जब वो समर्पण करके वापस आएगा तो उसके पास वापस रोजगार के साधन उपलब्ध करने के लिए, वापस अपने आप को स्थापित करने के लिए मौके काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसे में वो मौका सरकार देती है ताकि उनके मन में कोई संशय ना रहे, उनके मन में ये डर ना रहे कि अगर हम वापस लौट के आते हैं तो आखिर हम क्या करेंगे। यही वजह है कि सरकार अपनी पुनर्वास नीति में लगातार सुधार करती जाती है। खैर, छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति की तारीफ तो खुद अमित शाह ने की है। उन्होंने कहा है कि ये देश के अलग अलग राज्यों में सबसे बेहतर है। तो फिलहाल उन नक्सलियों को उनके पुनर्वास नीति के जो उनके कैडर है उसके आधार पर ही पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो नक्सली जिस इलाके में रहना चाहता है उस इलाके में उसकी सुरक्षा के आधार पर उसे भेजा जाएगा। फिलहाल तेलंगाना में स्थिति क्योंकि खराब है, तेलंगाना के नक्सलियों ने अभी भी कहा है कि वो लड़ना चाहते हैं, और वहाँ हमने ये भी देखा है कि वहाँ शहरों में घुसकर नक्सलियों ने घटनाओं को कई बार अंजाम दिया है। ऐसे में हो सकता है कि रुपेश फिलहाल छत्तीसगढ़ में ही रहे, जिस प्रकार हमने देखा कि वेणुगोपाल राव फिलहाल महाराष्ट्र में ही रहेगा। हालांकि एक बात इन सब में कॉमन है कि ये सारे नक्सली जो बड़े कैडर्स के हैं, इस बात को मैं लगातार दोहराता आया हूँ, ये अधिकांश नक्सली तेलंगाना के ही रहने वाले हैं, और तेलंगाना में भी करीमनगर, वारंगल और खम्मम इन जिलों के आसपास के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने पूरे देश में सबसे अधिक नक्सली पैदा किए। फिलहाल देश में जो नक्सल संगठन आपको दिखता है उसकी टॉप लीडरशिप में जितने भी नक्सली बैठे हैं उसमें से अधिकांश जो है वो फिलहाल देश की इन 3 जिलों से ही आए हैं। लेकिन संजय, मैं इस चीज को भी समझना चाह रहा हूं, जैसे रुपेश जैसे जो बड़े कैडर के नक्सली हैं, उनसे ये आम जो छोटे नक्सली हैं वो मिल पाते थे इतनी आसानी से, जो आज एक साथ खड़े हुए थे, जो क्योंकि इनका भी एक का पद वाला सिस्टम होता होगा, एक रैंक रहती होगी, उस आधार पर, उस अनुसार यहां पर काम चलता होगा। बिल्कुल, अगर कुछ समय पहले की बात की जाए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जो अपने आप में बहुत खास है, बहुत मायने रखती है, और ये बदलते बस्तर की, बदलते छत्तीसगढ़ की, नए छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। क्यों? क्योंकि अब यहां पुनर्वास के साथ पुनर्जीवन की तरफ ये नक्सली आगे बढ़ चुके हैं। अब इन्हें नक्सली न कहकर आत्मसमर्पित नक्सली कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सरेंडर कर चुके हैं, ये हथियार डाल चुके हैं, और संविधान के प्रति अब इन्होंने अपने हाथों में थाम ली है, और इसी संविधान के साथ अब ये जीवन यापन करने वाले हैं, ये अपना जीवन यापन करने वाले हैं। संजय, आप कुछ कह रहे थे। संजय, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर संजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहले हाथों में संविधान वाली तस्वीर आपको नजर आ रही है, और दूसरी तस्वीर में जमीन पर रखे हुए वो हथियार दिखाई दे रहे होंगे जो जवानों के साथ जो मुठभेड़ हुई उसके बाद जवानों से लूट कर ये नक्सली ले गए थे। तो इसीलिए ये दिन, ये पल, ये तस्वीर बहुत ऐतिहासिक है।